चांद की चांदनी आसमां की पड़ी शायरों के लिए तू है एक शायरी। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत एनर्जी के साथ आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। इस एनर्जी के साथ आप अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे कि अगली बार बोर्ड टॉपर तो हमें ही बनना है, हमें अपने हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो गुरुजी, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 जो है, जो आपका चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या चैप्टर, उसका प्रश्नावली 1.2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर न्यू एनसीईआरटी में देखें तो यह प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है ना। इस प्रश्नावली के सारे सवालों को, कुल 7 सवाल है, सातों सवाल को हम लोग करेंगे और साथ ही साथ सवाल जानने से पहले आपको कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए कि सातों सवाल बनेंगे कैसे, है ना। तो हम आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाले हैं। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप सीख सकते हैं। शुरू करें। यस गुरुजी, यस भैया जी, शुरू किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले एक प्यारा सा आपके लिए मोटिवेशनल कोट है कि कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। कोई भी काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको 3 सवाल पूछना है अपने आप से। क्या पूछना है? मैं यह काम क्यों कर रहा हूं। कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं। काम तो बहुत सारा है, लेकिन वही काम आप क्यों करना चाहते हैं। दूसरा, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। भाई काम करने जा रहे हैं तो वो अच्छा काम है कि बुरा काम है, इसका क्या परिणाम होगा, और परिणाम अच्छा ही काम है तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा कि नहीं। और क्या मैं सफल होऊंगा। अगर ठीक है, काम हम करने जा रहे हैं, ठीक है, इसका परिणाम भी अच्छा होगा, मान के कोई काम का परिणाम अच्छा होगा, लेकिन क्या हम उस काम में सफल होंगे। यह 3 सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। अगर तीनों का जवाब मिल जाए तो आप समझिए तब आपको आगे बढ़ना है। यह बात किसने बोला था? चाणक्य जी ने बोला था। आइए प्रश्नावली के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। सर हमें नहीं आता है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, अभी भी समझ में आ जाएगा। और एक हमने जो सबसे पहला बेसिक वाला कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो बनाया था, लेक्चर नंबर 1 है ना, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या सर, अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। सबसे पहले आपको यह बात पता होना चाहिए। तो देखिएगा, अगर हम बोले आपसे 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, वह संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है ना। तो 54 का आप अभाज्य गुणनखंड बताइए। क्या बताना है सर जी? 54 का अभाज्य गुणनखंड बताना है, जरा बताइए। तो सर जी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना। तो एक कैसा, एक भाज है क्या भाज है? एक ना तो भाज है ना भाज है, लिख लीजिएगा कॉपी पे, एक ना भाज है ना भाज है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9, 10, 11 है, 11 के बाद 13 है। तो यह अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसमें भाग लगाइए, तो भाग लगाइएगा तो क्या जवाब आएगा? 2 दूनी 4, 27 दूनी 54। अब बताइए इस संख्या में कौन सी अभाज्य संख्या से भाग लगेगा। शायद 27 जो है भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है। 27 भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है। बोलिए, आप कहेंगे भाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि 27 में 3 से भी भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा, 9 3 27 है ना। तो सब 3 से भाग लगाएंगे, क्यों? क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 9 27 है ना। 9 एक भाज्य संख्या है, कितना से भाज्य है? 3 से भाग लगने वाला है, 3 3 9। समझ में आया? तो अगर हम आपसे बोलते कि 54 का, बाबू मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि 54 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो आप बोलते सर जी 2 एक बार आया है। अच्छी बात। सर जी 3 कितने बार आया? 2 पे पावर 1 लिख देते। 3 कितने बार आया? सर 3 3 बार आया है, तो 3 पे पावर 3 लिख देते। समझ में आया? 3 कितने बार आया? 3 बार, तो 3 पे पावर 3 लिख देते। यह हो गया अभाज्य गुणनखंड। इस 54 को हमने टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ दिया। कैसा टुकड़ा में तोड़ा? अभाज्य संख्याओं के टुकड़ा के रूप में हमने अभाज्य संख्या के टुकड़ा के रूप में तोड़ा है। यही तो है अभाज्य गुणनखंड, है ना। इसे ही बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब लिखा हुआ अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है या मूलभूत प्रमेय क्या होता है। बड़ा हाई फाई शब्द लिखा हुआ है सर। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, अगर एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो उसमें आधारभूत प्रमेय लिखा हुआ है। जो है भारतीय भवन बुक खोलिएगा तो उसमें मूलभूत प्रमेय भी लिखा हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इंग्लिश में बोलते हैं। तो सर ये बड़ा हाई फाई चीज लग रहा है। बिल्कुल हाई फाई चीज नहीं है। यह जो आप गुणनखंड निकालते हैं ना,
गुणनखंड निकालते हैं और उसमें भी अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, इसे ही बोला जाता है अंकगणित का आधारभूत या मूलभूत प्रमेय। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, 54 कैसी संख्या है सर? 54 भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 2 से भी भाग लगने वाला है, 3 से भी भाग लगने वाला है ना, 9 से भी भाग लगने वाला है, ठीक है ना। तो 54 कैसी, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, 54 एक भाज्य संख्या था, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने क्या किया, 54 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर। इसे ही क्या बोला जाता है, अंकगणित का आधारभूत या मूलभूत प्रमेय। अच्छा ये बताइए, इस 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या अमेरिका का आदमी या पाकिस्तान का आदमी निकालेगा तो कोई दूसरा आ जाएगा? अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे सर, चाहे इंडिया का आदमी निकाले या पाकिस्तान का या अमेरिका का या चाइना का, 54 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेगा तो उसका जवाब यही आएगा। हाँ, कोई ऐसे लिख सकता है, इसी चीज को कोई ऐसे भी लिख सकता था, 3 पे पावर 3 गुने 2 पे पावर 1, कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है भैया, 2 गुने 3 लिखे या 3 गुने 2 लिखे, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही लिखा हुआ है, गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर, पहले 3 लिख दीजिए या 2 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। जरा बताइए यह बात आपको चमका कि नहीं चमका? चमकिंग और नॉट चमकिंग गुरुजी? चमकिंग और नॉट चमकिंग गुरुजी? चमकिंग है ना। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और अपने उन साथियों तक फैला दीजिए। कोई हमसे आपसे अभी रुपए तो ले नहीं रहे हैं, उन साथियों तक फैला दीजिए जो इस बार 10th में है, और यह काम आपको करना है। अगर आप यह नहीं काम करेंगे तो फिर हमें मजा नहीं आएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि यस सर जरूर करेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना आप सीख लिए। अब जो है अभाज्य गुणनखंड की मदद से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं यह भी देख लेते हैं। सवाल तुरंत हो जाएगा, आप घबराइए नहीं, तुरंत सवाल हो जाएगा। सर अगर हम आपसे बोलते कि आप 18 का समझे और 18 और 60 इसका आप एचसीएफ और एलसीएम बताइए। क्या हमने बोला कि 18 और 60, 18 और 60 का एचसीएफ। सर एचसीएफ तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से भी बना सकते हैं, हाँ, लेकिन अब की बार वो मेथड नहीं यूज करना है आपको। कौन सा मेथड यूज करना है? अभाज्य गुणनखंड वाला। एचसीएफ तथा एलसीएम, एलसीएम याद करें, क्या करें, याद करें। तो सबसे पहले आप 18 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। ये आ रहा आपके सामने क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आपको मेरे प्यारे बच्चे 18 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। मन के सवरिया बन गईला तू। चलिए बताइए 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा सर जी? 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 9 18, 3 3 9, कितना आया जरा बोलिए सर जी? 2 पे पावर 1 आया। कितना आया गुरुदेव? 2 पे पावर 1 आया और 3 पे पावर 2 आया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर जी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आइए 60 का। 60 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालने चले तो क्या जवाब आ जाएगा सर जी? 2 3 6 30 और यहाँ पे 15 दूना 30, 3 5 15। देख रहे हैं ना, हम सिर्फ अभाज्य संख्या से भाग कर रहे हैं। 3 5 15 यही आ रहा है ना। आप कहेंगे हाँ सर क्या आया गुरुदेव? 2 पे पावर 2 आया और 3 पे पावर 1 आया और 5 पे पावर 1 आया। क्लियर? इसमें तो नहीं किसी को कोई डाउट हो रहा होगा, शायद नहीं ना हो रहा है बाबू, बोलो ना। आप कहेंगे ना अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, यही बात चाहिए आपको कि हाँ सर। देखिए एचसीएफ क्या होता है, इसमें यह बताइए इसमें कितने तरह के अंक दिखाई दे रहे हैं, संख्याएं दिखाई दे रहे हैं सर जी? इसमें एक 2 दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ पे भी है, 3 दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पे कहीं पे 5 नहीं है सर जी। ऊपर वाला के अभाज्य गुणनखंड में, इस 18 के अभाज्य गुणनखंड में कहीं पे 5 नहीं है क्या? है क्या? नहीं है। जो हम तरीका बताने जा रहे हैं यह तरीका बेस्ट तरीका है, ठीक है ना, सबसे बेस्ट तरीका है। तरीका और भी है समझे, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। सब तरीके के सब तरह के मेथड हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम जो तरीका बताने जा रहे हैं सबसे बेस्ट तरीका है। सर एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा? देखना होगा कौन कौन सी संख्या दोनों में है। सर जी 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, ले लीजिए। देखना पड़ेगा कौन कौन सी संख्या दोनों में। सर 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, ले लीजिए। ले लिए?
यस गुरुजी, जो दोनों में हो। उसके बाद देखेंगे जो दोनों में हो और जिसका घात छोटा हो, 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 छोटा है कि 2 पे पावर 1, आप कहेंगे 2 पे पावर 1। तो जी 3 पे पावर 1 छोटा है या 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 1। अब गुना कर लीजिए, 2 पे पावर 1 को 2 पे पावर 1 मतलब 2, 3 पे पावर 1 मतलब 3। कितना जवाब आ गया? 6। कितना जवाब आ गया मेरे भाई? 6 जवाब आ गया। एचसीएफ कितना निकल गया? 6। धीरे धीरे सीख जाएंगे, आज ही की क्लास में सीख जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, ये तो हम जस्ट प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। अब एलसीएम के लिए क्या देखना होगा? एलसीएम के लिए यह सिर्फ नहीं देखना है जो उभयनिष्ठ हो, मतलब दोनों में था, इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ हो, है ना। उभयनिष्ठ हो जो दोनों के गुणनखंड, 60 के गुणनखंड में भी 2 था और 18 के गुणनखंड में भी 2 था, 60 के गुणनखंड में भी 3 था, 18 के गुणनखंड में भी 3 था। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को लिए जो दोनों में था और उसका जो छोटा वाला पावर था उसको लेकर के हमने गुना कर लिया, यही ऐसे हुआ। लिखा हुआ है देखिए, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटी घात का गुणनफल। समझ में आया? अब देखिए, अब देखेंगे, हमने बोला कि कितनी तरह की संख्याएं हैं। तो गुरुजी यहाँ पे एक 2 दिखाई दे रहा है, 2 ले लीजिए। गुरुजी यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, 3 ले लीजिए। अच्छा यहाँ पे 5 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी ले लीजिए। जो जितने भी तरह की संख्याएं सभी अभाज्य गुणनखंड में दिखाई दे रहा है उसको ले लेना है, ले लिए। अब जो बड़ी पावर है इसमें, तो हमने एशिया पे हमने क्या देखा? उभयनिष्ठ के साथ साथ छोटी पावर देखा। इसमें उभयनिष्ठ से मतलब नहीं है, ये तो और आसान है। इसमें देखेंगे जितना बड़का बड़का पावर वाला है सबको लाके पटक देंगे। तो गुरुजी सबसे यहाँ पे 2 का सबसे बड़का पावर 2, 3 का सबसे बड़का पावर 2 और 5 का सबसे बड़का पावर 1। बस इसी को गुना कर देना है, जो बड़का बड़का पावर वाला है उसको ला करके गुना कर देना है, बस इतना ही करना है। तो अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या जवाब आएगा? 2 का गुना 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 5 पे पावर 1 5। तो कितना हो गया? ये देखिएगा 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 को अगर 4 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 4 चौके 16, 17 18 180, है ना। 5 चौके 20, 4 चौके 16, 17 18 180। तो क्या आप समझ में आया कि नहीं? या भैया जी समझ में आ गया? गुरुजी समझ में आ गया? क्लियर? अब आइए एक कॉन्सेप्ट और है आपको सीखना। एक कॉन्सेप्ट और क्या है कि किसी भी दो संख्या का, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ, है ना, उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ। मान गया दो संख्या ए और बी है, ए और बी है, ठीक है ना। ए की जगह पे मान गया 18, बी की जगह पे 54, कुछ भी। तो उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ, किसका एचसीएफ? या जो ए और बी संख्या उनके एचसीएफ गुने उन दोनों संख्याओं के एलसीएम, किनका एलसीएम? या गुरुजी ए और बी जो दो संख्या है उनके गुणनफल के बराबर में होता है। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुने एलसीएम। समझ में आया? एक सेकंड रुकिए। हाँ, इसी को शॉर्ट में भी लिखते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? मान गया दो संख्या ए और बी है, तो ए गुने बी बराबर, यहाँ पे ए गुने बी बराबर क्या हो जाएगा? इसे यहाँ पे ए गुने बी लिख देते हैं, ए गुने बी, दो संख्याओं का गुणनफल। हाँ, ए गुने बी बराबर इस ए और बी का एचसीएफ, मतलब मस एचसीएफ किसका? ए और बी का, और एलसीएम किसका? सर जी ए और बी का एलसीएम के गुणनफल के बराबर में होता है। समझ में आया? तो आपको एग्जाम में यह वाला लिखना है। आपको एग्जाम में कौन सा? सर जी हमें एग्जाम में यह वाला लिखना है। सर नहीं समझ में आया, ऐसा भी बोल सकते हैं कोई? अरे बोले ना, कोई डाउट हो ही नहीं सकता है। आप है धर्मेंद्र सर के क्लास में और कोई डाउट नहीं होने देंगे हम। आइए सर जी हमें एग्जाम्पल की मदद से समझाइए ना, ये समझाते हैं। देखिए यहाँ पे आपने दो संख्या लिया था 18 और 60, 18 और 60, हमने ए के जगह पे 18 लिया था, बी के जगह पे 60 लिया था, ठीक है ना। अब हमने बोला कि अगर ए गुने बी करेंगे, मतलब 18 गुने 60 करेंगे, तो जो आएगा वहीं अगर ए एचसीएफ निकालेंगे, किसका? एचसीएफ ए बी का जो एचसीएफ आया है और ए बी का जो एलसीएम आया है, एलसीएम किसका? ए और बी का, वहीं बराबर आएगा। देखिए 18 और 60 का एचसीएफ कितना आया है सर? 6 आया है, 6, ठीक है ना। और 18 और 60 का एलसीएम कितना आया है सर? 180 आया है, 180। तो इन दोनों संख्याओं को 18 और 60 को गुना करने पर कितना आ रहा है? 18 कितना आ रहा है? 18 छक 108, 108 इतना आ रहा है गुना करने पर दो संख्या को। इसी दो संख्या का एचसीएफ यह है और इसी दो संख्या का एलसीएम यह है। इसको गुना करके देखिए कितना आ रहा है सर। गुना करके देख रहे हैं 18 छक 108,
देख रहे हैं ना, दोनों जगह 1080 आ रहा है। यही बात है कि यह लेकिन नियम सिर्फ दो संख्याओं के लिए लागू होता है। किसी भी दो संख्या का गुना करने पर जो मान आता है वही मान उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ निकाल ले और एलसीएम निकाल ले, उसको गुना करने पर आता है। अब हमें लगता है कि यह बात आपको चमक गया होगा, समझ में आ गया होगा। बोलिए कि यस सर, समझ में आ गया। अगर बहुत मजा आने लगे ना तो एक बार एसे में जी लिखिएगा। सर एसे में जी क्या होता है? सर मजा आ गया, सर जी मजा आ गई, समझे? तो एक बार एसे में जी लिखिएगा कमेंट में, ठीक है ना? बढ़े आगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली के सवाल में, जो आपका प्रश्नावली 1.2 है उसके सवालों की तरफ। तो आपको सब सवाल बनाने आएगा, आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या व्यक्त करना है बाबू मेरे? सर जी 140 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 2 सते 14, 35 दूना 70। अभाज्य संख्याओं से सिर्फ भाग करेंगे। 5 अभाज्य है कि नहीं? बिल्कुल अभाज्य है। 5 सते 35, तो 140 लिख देंगे यहाँ पे। और देखिए 2 कितने बार आया है? सर जी 2 बार आया, तो 2 पे पावर 2। 5 कितने बार आया है? सर जी अभाज्य गुणनखंडों में देख रहे हैं 5 एक बार आया, 5 पे पावर 1। और 7 कितने बार आया? सर 7 एक बार आया, 7 पे पावर 1। यह आंसर हो गया, समझ में आया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। 156 का 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, समझे? 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 1 और गुने 13 पे पावर 1। देखिए यह जिंदगी आपकी है। बहुत सारे बच्चे हमें बहुत दूर दूर के गांव से देखते हैं, ऐसे ऐसे गांव से देखते हैं जहां अभी भी सही से आने जाने का व्यवस्था नहीं है। ऐसे ऐसे गांव में हमने जाकर बच्चों का इंटरव्यू लिया है। ऐसे ऐसे गांव में जाकर हमने बच्चों का इंटरव्यू लिया है जहां आज भी जाने का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, लेकिन बच्चे अपने मोबाइल से पढ़कर अपनी मेहनत के दम पर बिहार टॉपर आ गए, समझे? वो भी आपके तरह ही थे, शुरू में बड़ा ही डरा डरा सा, लेकिन मेहनत किया उन्होंने। उन प्यारे बच्चों ने मेहनत किया। बहुत सारे बच्चों को ऐसे जानते हैं। आप भी अपनी मेहनत करके ना अपनी किस्मत बदल सकते हैं, समझे? ये पढ़ाई ही है जो आपको समझिए तो मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है, आपकी गरीबी से, आपकी परिस्थितियों से, बुरे परिस्थितियों से, ठीक है ना? चलिए तो आप लोग मन से पढ़िएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने में है 3825, इसका अभाज्य गुणनखंड हमें बताना है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 के 3 में आपके जो एनसीईआरटी बुक में जो सवाल है यही है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे जरा बताइए। आप कहेंगे सर एक बात बताए, 5 से स्पष्ट दिख रहा है कि यह संख्या 5 से भाज्य। सर लगा दे, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी 3 से भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन आइए ना 5 से पहले दिख रहा है तो कर लेते हैं। 5 सत्ते 35, 3 पर 2 32, 5 छक 30, 2 पर 5 25, 50 25, फिर 5 से दिख रहा है, कीजिए 5 से। फिर 5 एकम 5, 2 पर 6 26, 50 25, 1 पर 5 15, 5 3 15। अब कौन सी संख्या से दिख रहा है? सर 2 से और 5 से तो नहीं दिख रहा है। 5 3 8 1 9, सर 3 से दिख रहा है। गुरुजी पहले आपको 3 से करना चाहिए, ये कौन बोल दिया भाई? हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोला गया, और हमें तो यह भी पता है कि गुणनखंडों का क्रम कोई मायने नहीं रखता है। तो हमें पहले अगर 3 से नहीं अगर हमने सोचा तो 5 से सोच लिया तो क्या दिक्कत है? 5 भी तो एक अभाज्य संख्या है ना, 5 भी एक अभाज्य संख्या है ना। बोलो ना भैया, अरे बोलो ना कि यस गुरुजी बोलेंगे ना। 3 पचे 15, 3 एकम 3 है ना। अब देखिएगा 3 एकम 3 और 17 तिहाई 51, समझ में आयल कि ना आयल बाबू, बोलो जा। यस गुरुजी। तो यह जो है 3825 लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड। हम चाहे तो पहले 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 17 पे पावर 1, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखे। 3 को सबसे पहले, 3 पे पावर 2। 5 कितने बार आया? सर 5 2 बार आया। और 17 कितने बार आया? 17 1 बार आया। दिस इज आंसर। और हर बार एक एग्जाम में पूछा जाता है, समझे? अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1 में ही चौथा नंबर सवाल है 5005। 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। गुरुजी सबसे पहले तो 5 से दिख रहा है, बाकी से दिखे या ना दिखे 5 एक अभाज्य संख्या है, और यह संख्या जो है 5 से भाज्य है, 5 से भाग लगने वाला है, तो लगा लीजिए। ऐसे
सर 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब जरा सोचिए, असली खेला यहीं पे। बहुत सारे बच्चों को लगता है ना, स्टार लगा लीजिए अपने एनसीईआरटी बुकवा में, स्टार लगा लीजिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 1001 जो है ना अभाज्य संख्या, अभी इसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, लगने वाला है। सर एक तो अगर आपको 11 का विभाज्यता नियम आता हो तो स्पष्ट दिख रहा है कि सम संख्याओं के अंकों का जोड़, 0 और 1 का जोड़ 1, 1 और 0 का जोड़ 1, 1 में से 1 गया 0, है ना, 0, है ना। तो जिस सम स्थान के अंकों का जोड़ और विषम स्थान के अंकों का जोड़ का अगर अंतर 0 हो जाए तो वह संख्या 11 से भाज्य होता है। तो हमें दिख रहा है सर, हमें नहीं दिख रहा है। गुरुजी विभाज्यता नियम सिखा दीजिए। हाँ, एक वीडियो ला देंगे, ठीक है ना, एक वीडियो क्या कर देंगे, एक वीडियो ला देंगे। तब तक आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना से भाग लगा, 11 से। 11 नवा 99, 11 एकम 11। अब जरा बताइए सर, अब यह दिख रहा है 13 सत 91 होता है ना, 13 से लगाइए, 13 सत 91। गुरुजी पहले छोटका छोटका संख्या शून्य लगाना चाहिए। हमने कितना बार बोला कि गुणनखंडों का क्रम कोई मायने नहीं रखता है, बोलो ना कि यस सर। अब आइए तो हम लिख लेंगे 5005 कितना आ रहा है सर जी, यहाँ पे जो आ रहा है 5 पे पावर 1, 5 कितने बार, एक बार। गुरुजी 11 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, गुणनखंडों का क्रम मायने नहीं रखता। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि छोटी संख्याओं को पहले लिखा जाए। 7 एक बार आ रहा है, 11 कितना सर, 11 कितने बार आ रहा है सर, 11 एक बार आ रहा है। और 13 कितने बार आ रहा है सर, 13 एक बार आ रहा है। चमक रहा है ना, चमक रहा है ना कि यस सर चमक रहा है। आइए आगे, इसका देखिएगा यहाँ पे 7429। भैया हमें तो नहीं पता चल रहा किस संख्या से यह भाज्य है, आप सोचिए जरा। सर 2 से तो नहीं है, 5 से तो नहीं है, इतना तो स्पष्ट दिख रहा है। सर हमें विभाज्यता नियम नहीं आता, हम वीडियो ला देंगे, आप टेंशन न लीजिए। सर 3 से करके देखते हैं। 3 के लिए क्या करते हैं, अंकों का जोड़ करते हैं। 4 2 6 6 6 12 1 13, 13 9 कितना होता है, 21 होता है। 13 9 21 नहीं होता भैया, 13 9 22 होता है। 22 3 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब यह संख्या न तो 3 से भाज्य है, न तो 9 से भाज्य है, और न तो 2 से भाज्य है, न तो 5 से भाज्य है। समझ में आया ना, 4 और 8 से तो ऐसे ही नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा बड़ी संख्याओं के बारे में सोचना पड़ेगा। जब शुरू के 2 4 6 8 9 है ना, इस सब से करके थक जाएंगे, 11 से भी नहीं पता चले, 11 से भी यह भाज्य नहीं है। देखिए 7 3 10 11, 7 8 9 नहीं है, 11 से भी भाज्य नहीं है। तो उससे और बड़ी संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे। 11 के बाद लिख लीजिए आप स्टार लगा के, 11 से पहले ट्राई करेंगे। 11 से तो नियम, 11 तक का तो नियम आपको पता होगा, विभाज्यता नियम आपने सीखा है 7वीं 8वीं क्लास तक। तो 11 से ना पता चले तो 13 से ट्राई करेंगे, 13 के बाद 17 से ट्राई करेंगे, 17 के बाद 19 और 19 के बाद 23। यह 4 संख्या है। अगर आपको लगे कि आपके विभाज्यता नियम आपका फेल होने लगा, कोई विभाज्यता नियम काम नहीं कर रहा, 1 से 2 से लेकर 11 तक का कोई विभाज्यता नियम काम नहीं कर रहा है, तब आप 13 से 17 से 19 और 23 से ट्राई मारिएगा, ठीक है ना। तो आइए 13 से एक बार करके देखते हैं। ऐसे हमें पता है कि 13 से नहीं होने वाला, लेकिन हम आपके लिए करके देखते हैं। देखिएगा तेरह छक नहीं, तेरह पचे 65, 13 पचे 65 कितना हो जाएगा, 9 9 पे 2 92, 13 सते 91 कितना हो जाएगा, 1 1 पर 9 19। कहाँ हो रहा है 13 से, है ना। हमने बोला था पहले कि 13 से नहीं है ना। चलिए 13 के बाद बाबू मेरे क्या हमने कितना बोला, 17 बोला। 17 से भाग लगा कर देखिए, 17 से देखिए गोल्डन रूल है, 13 17 19 23। तो देखिएगा सर जी, 17 चौके 64, 17 चौके 64 है ना, 17 चौके कितना हो गया, 64 हो गया। 64 के बाद कितना हो जाएगा, 64 10, सॉरी 17 चौके 64 कहाँ होते भैया, 17 चौके 68 होता है भाई साहब। 17 चौके 68 है ना, 17 चौके 68 हो गया, 68 69 70 और 6 6 पर 2 62 है ना। 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 51 10 61 11 और 17 सते 19 से होता है, 17 सते 119। अब सही है। अब आगे सोचेंगे 17 के बाद, फिर से इसमें 17 से नहीं लगने वाला होगा शायद, है ना। 17 तक काउंट करके देखिएगा, नहीं लगने वाला है। 19 से ट्राई कीजिए, 19 दूना 38, 39 40 3 43 19 53 57 23 आ गया। 23 क्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है। 23 में किसी संख्या से भाग लग सकता है क्या, एक और 23 को छोड़कर, नहीं 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 नहीं। यहाँ पे देखिएगा तो इसका मतलब 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वह आया 17 पे पावर 1, 19 पे पावर 1 और गुणे 23 पे पावर 1। समझ में आया बोलो ना, समझ में आया बोलो ना कि यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी, समझ में आ गया है। बढ़िए आगे चलिए। अब है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
है ना। और उसकी जांच कीजिए क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर में है। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना भी हमने सिखाया है और जांच करना भी सिखाया है, जांच करना भी सिखाया है। आइए ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो ये बताइए 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जल्दी जल्दी निकालिए। और 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जल्दी जल्दी से निकालिए। तो आप कहेंगे गुरुजी अगर 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, 2 एकम 2 13 दूना 26, और 91 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकाले 13 सत्ते 91 आ रहा है ना, 13 सत्ते 91, अगर 91 का अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो 13 सत्ते 91 होता है, यही होता है ना। आप कहेंगे हाँ, तो 2 पे पावर 1 आ रहा है, 13 पे पावर 1 आ रहा है। और 91 का देखें तो 7 पे पावर 1 आ रहा है, 13 पे पावर 1 आ रहा है। कोई डाउट, कोई डाउट? नो डाउट सर। एचसीएफ क्या होता है अब जरा बताइए, और एलसीएम क्या होता है यह जरा बताइए। एलसीएम के लिए तो हमने एकदम सिंपल तरीका बताया भाई, इसमें जितने भी तरह की संख्या है सबसे बड़का बड़का पावर वाला को चुन कर लाएंगे, है ना। जैसे देखिए 13 यहां पे भी है, 13 यहां पे भी है। बड़का पावर क्या है, 13 पे पावर कहीं दू भी है क्या, दू रहता 13 पे पावर तो दू, तो 13 पे पावर 2 को लिखता, लेकिन दोनों जगह समान समान पावर भी पावर ही है। तो अगर सेम सेम घात है तो सेम सेम घात में बस 13 पे पावर 1 ले लीजिए, 13 पे पावर 1, है ना। सर 13 के बाद में ले लेंगे, पहले देखिए सर जी 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है नहीं है, तो इसका मतलब 2 पे पावर 1 ही सबसे बड़ा है। गुरुजी 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे नहीं है, कहीं पे है नहीं, इसका मतलब 7 पे पावर 1 ही सबसे बड़ा है। जिसे मान गए, मान गए मतलब एक ही जाति के लोग, एक ही जाति के लोग 2 गांव में हैं, है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक जाति के लोग एक ही गांव में हो, से वही बात है कि 7 जो है सिर्फ इसी यहीं पे है, तो यहाँ पे 7 पे पावर 1, और 13 पे पावर कितना लेना है सर जी, 13 पे पावर 1 है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो सबसे बड़ा पावर 1 ही माना जाएगा, है ना। अब इसको गुना कर लेंगे, जो जवाब आएगा वही जवाब हो जाएगा। 2 गुने 7 गुने 13 कितना हो रहा है सर, 7 दूनी 14, और 14 को अगर 13 के साथ गुना किया जाए कितना हो जाएगा, 14 या 42 का 2 हासिल 4, 14 कम 14 और 4 15 16 17 18, है ना, 182 आंसर। तो हमें लगता है कि एलसीएम तो आप सीख गए। एचसीएफ के लिए क्या देखेंगे, जो देखेंगे जो दोनों में हो, इसके अभाज्य गुणनखंड में भी हो, इसके अभाज्य गुणनखंड में भी हो, और साथ ही साथ एक और कंडीशन है सर जी, इसके अभाज्य गुणनखंड में भी इसके में भी, दोनों में तो सिर्फ 13 दिखाई दे रहा है, तो 13 को ले लीजिए। और इसका न्यूनतम घात छोटी घात हो, तो छोटी घात यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 पे पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 पे पावर 1 है, तो 3 पे पावर 1 ही लेंगे, मतलब 13 जवाब आ गया। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं। चमकिंग और नॉट चमकिंग, चमक गया कि नहीं, बोलिए यस भैया जी, चमक गया। अब आइए, हमसे बोला गया क्या दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर में है। क्या यह जो दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर में है। आइए देखते हैं। तो जी दो संख्या हमारे सामने कौन कौन सा रखा गया, एक 26 रखा गया, चेक करके देखते हैं। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 26 रखा गया और एक तरफ 91 रखा गया। क्या इन दोनों का गुणनफल एचसीएफ कितना है सर, एचसीएफ 13 आया है और एलसीएम कितना है 182। क्या यह गुणन, इसको दोनों को गुना करने पर इस दोनों के गुणनफल के बराबर आ रहा है, करके देखिए, करो ना। देखिए 26 को 91 के साथ गुना, 26 को 91 के साथ गुना, तो देखिए 6 एकम 6 2 एकम 2, है ना। और भी तरीका हम शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं। 6 कम 6 9 छक 54 और 2 एकम 2, 54 55 56 का 6 हासिल 5, ठीक है ना। 9 दिन 18 19 20 23, इतना आ रहा है हमारा। देखिए आपका कोई दूसरा तो नहीं आ रहा है, 2366। इस दोनों को गुना कीजिए, इस दोनों को 182 मिटाना नहीं चाहिए था हमें भी। किसको, 182 को 13 के साथ गुना, 3 दूनी 6 और 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3 4 5, 2 एकम 2 8 एकम 8 1 एकम 1, 6 4 2 6 और 8 2 10 3 13 और 1 1 2। देख रहे हो बाबू विनोद, देख रहे हो विनोद। सर जी दो संख्याओं का जो गुणनफल आया है वही उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आया है और वही उन दोनों संख्याओं का एलसीएम आया है ना। तो इसका मतलब यह हो गया कि लेफ्ट हैंड जो साइड है LHS है, जो है लेफ्ट हैंड जो साइड है वह राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, और हेंस बोलेंगे प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया कि यह बात सही है भैया जी, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, बोलो यस भैया। इस तरीके से आपको पढ़ना है।
पढ़िए ऐसा, हम बार बार बोलते हैं, पढ़िए ऐसा कि फिर किसी को पकड़कर पढ़ा दीजिए, पढ़े ना। अगला सवाल 510, 510 और 92 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो आप हमें इसका अभाज्य गुणनखंड बताएंगे। क्या बताएंगे सर जी, 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आइए करके देखते हैं। 2 से भाग लगने वाला, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, सही है ना सर। इसमें 5 5 10 11 12, 3 से भाग लगने वाला है, 3 8 24, 1 25, 3 पचे 15, 8 2 10 3 13 सर जी। इसमें 5 से भाग लगने वाला है, 5 1 5 और 3 5 7 35, 17 पचे 85 हो गया। तो सर 2 कितने बार आया, 2 एक बार आया। 3 कितना बार आया गुणनखंड में सर जी, 3 एक बार आया। 5 कितने बार आया, 5 एक बार आया। 17 कितने बार आया, 17 भी एक बार आया। मिटा सकते हैं अब इसको। 92 का सर 2 चौके 8, 46 दूना 92, 2 दून 4, 2 तिहाई 6 23, मतलब 2 पे पावर 2 और 23 पे पावर 1। जरा आप ही बताइए एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं, देखते हैं जो दोनों के गुणनखंड में हो, जो दोनों के घर में हो, दोनों के गुणनखंड में हो। दोनों के गुणनखंड में कौन है सर, 23 है क्या, यहां पे नहीं है सर। 3 यहां पे है क्या, नहीं है। 5 यहां पे है क्या, नहीं है। 17 यहां पे है क्या, नहीं है। दोनों जगह सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, हमें तो सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, आपको कुछ और दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। और इसके साथ ही साथ जो दोनों में हो, लेकिन जो सबसे छोटा घात वाला हो, सबसे छोटा घात कितना है सर जी, 2 पे पावर 1 है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ जो हो गया वह 2 ही जवाब आ गया। क्लियर। अगर एलसीएम की बात करें तो देखेंगे इसमें कितने तरह की संख्याएं हैं सर जी। यहाँ पे 2 है, मतलब ये समझिए ना कितने अलग अलग जाति के लोग हैं। जैसे मान गए यह 2 भी एक जाति है, कोई भी एक जाति है, ओबीसी का कोई जाति है, कोई भी जाति है। और 2 यहाँ पे भी सेम जाति का है, सेम जाति का है सर जी। 23 जी जाति का आदमी है, उस जाति का आदमी यहाँ पे नहीं है, है ना। तो देखेंगे इस गांव में, दोनों गांव को मिलाकर कितने तरह की जातियां हैं सर जी। 2 तो एक जाति है ना। और यहाँ पे 3 एक जाति है गुरुजी। यहाँ पे एक 5 जाति है, एक 17 है और एक 23 है। इतनी तरह की जातियां है। साथ ही साथ हमने आपको यह भी बोला कि जो सबसे बड़ा पावर हो, है ना। तो 23 का सबसे बड़ा पावर तो एक ही है, 17 का सबसे बड़ा पावर एक ही है, 5 का सबसे बड़ा पावर एक ही है, 3 का सबसे बड़ा पावर एक ही है, और 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है, एक है क्या, नहीं सर जी। 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 है। गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, है ना। 5 तिहाई 15 और 17 गुने 23, सबको गुना कर लीजिए। गुना कीजिएगा तो कितना आएगा सर, 15 चौके 60, है ना, गुने 17 गुने 23। गुना कीजिए, 17 छक 17 पचे 85, 17 छक 102 और गुने 23। गुना कीजिए, कितना आ रहा है सर जी। 1020 को अगर 23 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा कितना आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 में 0 से 0, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 में 0 से 0, 2 एकम 2, ठीक है ना। 6 4 3 2, 23,460 आंसर। दिस इज आंसर। मिटा दे इसको। बोलिए, अब जांच करना है। क्या जांच करना है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं को हम ए और बी ले लेते हैं। एचसीएफ ए और बी का देख लेते हैं और उसको एलसीएम के साथ देख लेते हैं। एलसीएम ए और बी, या यहाँ पे देखिए ना सर, 2 संख्याएं हमारे सामने, ए के जगह पे 510 है और बी के जगह पे 92 है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आया, 2 आया। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया सर जी, 23,460 आया। क्या इसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर में, आइए करके देखते हैं। 92 को 51 के साथ गुना करना है, ठीक है ना। गुना कीजिए ना, कितना आएगा सर, 2 एकम 2। हमें एक ट्रिक पता है, उस ट्रिक की मदद से गुना कर लेते हैं। 9 एकम 9 5 10, 10 9 19 का 9 हासिल 1, 9 5 45 46, इतना आएगा 4,792, सॉरी 4,692। इसको और यहाँ पे एक 0 भी था। चलिए यहाँ आप इसको गुना कीजिएगा, 2 में 0 से 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9 का 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। सेम आ रहा है का, सेम आ रहा है क्या ए विनोद, समझ में आया, समझ में आया। बोलो ना कि गुरुजी समझ में आ गया। गुरुजी आपकी बातें जो है ना,
हमें एकदम यहाँ तक चुभती है, यहाँ 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 बैठ जाती है आपकी बातें। लिखेंगे सर जी लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS जो है राइट हैंड साइड के बराबर में है ना, प्रूव्ड। दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर में है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 336 और 54 कितना देखिएगा 336 और 54 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए जल्दी से, दिख रहा है ना। 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा सर, 2 से भाज्य है, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 अठे 16। यहाँ पे देखिएगा 2 अठे 16 और 2 चौके 8 सर, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 कितना आया बाबू बोलो सर। यहाँ पे आ गया 2 पे पावर कितना, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, 2 पे पावर 4, 3 कितने बार आया, 1 बार, 7 कितने बार आया, 1 बार, मिटा दे। 54 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड सर, 2 दूनी 4, 27 दूनी 54, 3 9 27 और 3 3 9 कितना आया सर जी, 2 पे पावर 1 आया और 3 पे पावर कितना आया, 3 आया। अब की बार अभी तक अगर आपको कोई डाउट रहा हो, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस चलिए यस भैया, यहां पे देखिएगा एचसीएफ कितना हो जाएगा बोलो ना, एलसीएम कितना हो जाएगा। एचसीएफ के लिए हमने क्या बोला कि जो दोनों में हो, सात दोनों में है, ओहो माय गॉड नहीं है सर, गलत बात गलत बात सर जी, 2 दोनों में है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। 2 कहाँ पे सर, 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, 2 ले लीजिए सर। 3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, 3 ले लीजिए। क्या यही जवाब है, नहीं। छोटी घात 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 1 कौन ले सर जी, 2 पे पावर 1 सर। छोटी घात जो दोनों में हो, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 1 लेंगे, छोटा घात जो सबसे छोटा हो। तो यहाँ पे देखिएगा 2 को 3 के साथ गुना करेंगे, 3 दूनी 6 आंसर आ गया। एलसीएम के लिए क्या देखेंगे, कितनी तरह की जातियां है। जाति तो समझ में आता होगा ना, यूपी बिहार झारखंड के रहने वाले हैं और जाति ना समझ में आए, जाति है कि जाति ही नहीं, तो आपको मजा नहीं आएगा। आप कहेंगे कि सर जी 2 पे देखिएगा 2 यहाँ पे भी है सर जी, एक 3 जाति का कोई इंसान है और एक 7 जाति का है ना, 3 तरह की जातियां है, 3 तरह की जातियां है जो 2 गांवों में बसा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। तो सबसे बड़ी पावर, अब की बार देखेंगे सबसे बड़ी पावर, धीरे धीरे, पहली बार आप पढ़ रहे होंगे ना, थोड़ा लग रहा होगा कि याद करना पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाता, सबको याद हो जाता, आपको भी हो जाएगा मेरे भाई। गुना कीजिए, 2 पे पावर 4 कितना होता है, 2 4 4 8 8 2 16। 3 पे पावर 9 कितना होता है, 3 पे पावर 9 कितना होता है, 3 4 9 9 3 27 होता है ना, और गुने 7 गुना करके बताइए ना आप गुना करेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा सर जी, 16 को 27 को 7 के साथ गुना करते हैं, 7 7 49 का 9 हासिल 4 और 7 दूनी 14 15 16 17 18। अब इसको गुना कर लीजिए, 189 को 16 के साथ कितना हो जाएगा, 9 6 54 का 4 हासिल 5, 8 6 48 49 50 3 53 का 3 हासिल 5, 6 एकम 6 5 11, 9 एकम 9 8 एकम 8 1 एकम 1। रिकॉर्डेड क्लास में एक प्रॉब्लम है, थोड़ा भी कैलकुलेशन छूटा तो फिर गलत हो जाएगा है ना। और लाइव में होता है क्या कि बच्चे बता देते हैं कि 9 1 10 2 12, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 1 3। मतलब रिकॉर्डेड क्लास में टीचर को नुकसान है कि भैया अगर मान के कहीं पे मिस्टेक हो गया तो फिर से पूरा सवाल को चेक करो। लाइव में रहता है क्या, बच्चे बता देते हैं, और लाइव रिकॉर्डेड से आपको फायदा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 1 3, यही तो आ रहा है, हमें लग रहा है 3024। ठीक है ना सर, चेक भी कर सकते हैं, वही करना है। चेक कैसे करेंगे आप लिखेंगे 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, जांच, यहाँ पे लिख, चाहे तो आप लिख सकते हैं जांच, है ना। एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का और एलसीएम इन दोनों संख्याओं, एलसीएम इन दोनों संख्याओं के बराबर में होना चाहिए, ही होना चाहिए। तो संख्या कौन सा है सर जी, 336 गुने 54। एचसीएफ कितना है मेरे भाई, 6 है, और एलसीएम कितना है, 3024 है। कोई डाउट बोलिए, नो डाउट। गुना कर लीजिए आप, गुना कर लेंगे 3336 को 54 के साथ, कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 का 4, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 4 ते 12 13 14 का 4 हासिल 1, 4 ते 12 1 13, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 ते 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 ते 15 1 16, 4 4 8 2 10 1 11, 6 1 7 1 8 1, 18144। अब इसको भी आप गुना कर लीजिएगा, ये कर देते, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14 का 4 हासिल 1, 6 में 0 0 1 4 3 12 4 3 12 6 3 18,
6 18। सेम आया कि नहीं बोलिए ना, कि लेफ्ट हैंड साइड जो है गुरुजी, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर में है, प्रूव्ड हो गया। मैंने जांच कर लिया, जांच करना तो जांच हमने कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर में है। क्लियर है ना। लेकिन यह नियम सिर्फ 2 संख्याओं के लिए लागू होता है, 3 संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम में यह नियम लागू नहीं होता है। बढ़िए आगे चलिए, इसका देखिए अब क्वेश्चन संख्या प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर सवाल करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या है सर जी, 12 है, 15 है और 21 है। इसका अभाज्य गुणनखंड हमने बोला कि वो जांच वाला जो नियम है 3 संख्याओं में लागू नहीं होता है। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा सर, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, मतलब 2 पे पावर क्या बोले गुरुजी, 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 1, यही हुआ। 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 पचे 15, 3 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1। 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 सत्ते 21, सर 3 पे पावर 1 गुने 7 पे पावर 1, यही हुआ ना, बोलिए ना। अब क्या हो जाएगा एचसीएफ बताओ, बताइए, और एलसीएम क्या हो जाएगा सर। एचसीएफ के लिए देखते हैं जो दोनों के घरों में, दोनों तीनों जितने भी अभाज्य गुणनखंड है, 3 तरह के अभाज्य गुणनखंड है। मान गया 3 गांव है, गांव समझिए, और गांव में जो तीनों में वह जाति जो तीनों गांव में हो, तो सर जी अगर देखा जाए तो 3 तीनों में है तो 3 ले लेंगे। और उसके बाद क्या देखते हैं, 3 तो तीनों में है तो सर 3 ले लिए। और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन जो है ना न्यूनतम घात है, कौन सबसे छोटी घात है। तो आप कहेंगे सर जी 1 1 1 ही, तीनों जगह 1 1 1 ही है, इसका मतलब 3 ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम के लिए देखते हैं तीनों गांव मिलाकर कितनी तरह की जातियां निवास करती है, कितनी तरह की संख्या है। सर जी एक तो 2 दिखाई दे रहा है, एक 3 दिखाई दे रहा है, एक 5 दिखाई दे रहा है, एक 7, और इसके बाद बड़ी पावर सर जी 2 पे सबसे बड़ी पावर 2 ही है, 3 का सबसे बड़ा पावर 1 ही है, 5 का सबसे बड़ा पावर 1 है, 7 का 1 है। गुना कर लीजिए, 2 को 2 दूनी 4, 5 तिहाई 15 और गुने 7, गुना करने पर क्या हो जाएगा, 15 चौके 60 गुने 7, 7 छक 42, 420 क्या हो जाएगा आंसर, 420 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल सर, 17 23 और 29। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत बनाते, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। और बच्चे ही नहीं, बहुत सारे शिक्षक लोग भी इस सवाल को गलत बनाते, बहुत सारे बहुत सारे। 17 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, पता है 90% से ज्यादा टीचर लिखते हैं 17 गुणे 1। ये बताइए एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड ना आपको बोला गया था लिखने के लिए, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या क्या नहीं, लिख लीजिए अपने कॉपी पे, अगर नहीं लिखे तो। उस दिन हमने लिखना जो है कॉन्सेप्ट वाला क्लास में लिखना भूल गए थे, एक न भाज्य न अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। एक क्या है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 भैया खुदे अभाज्य संख्या है, 17 में 1 और 17 के अलावा किसी संख्या से भाग हो ही नहीं सकता है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड भैया 17 खुदे है। 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 है। सर एक बात बताए, सच में गुरुजी, हमारे गुरुजी तो 1 लिखे थे, नहीं लिखना है। जब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तब एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो 1। इसलिए तो लोग सुविधा के लिए, आपको सुविधा के लिए ऐसे ऐसे कर देते, लेकिन ये गलत तरीका है। गलत हम थोड़े ना पढ़ा देंगे आपको, यह हमसे ना हो पाएगा, है ना। एलसीएम क्या हो जाएगा सर जी, एलसीएम के लिए क्या देखते हैं, जो ऐसी जातियां जो तीनों मतलब जो है तीनों गांव मिलाकर के कितनी तरह की जातियां है, तो भैया 3 तरह की जातियां है, 17 है, 23 है और 29 है। इसका सबसे बड़ा पावर क्या है, 17 पे पावर 1 है, 23 1, मतलब 1 1 पावर ही है, सबका पावर 1, 23 गुना कर लीजिए, 17 को 23 के साथ गुना कीजिएगा, 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 34 और 5, 34 5 कितना होता है 39, है ना। 29 गुना कीजिए, गुना कीजिएगा 391 का 29 के साथ कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 3 27, 28 29 30 5 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 7, 9 2 1 3, 8 2 10 3 13, 7 3 10 11, 11,339। अगर मान गए कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होता है गुना वगैरह करने में, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया ना, यस। बढ़े
इसका बताइएगा, 8 का, 9 का और 25 का। 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। सर जी 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना तो 2 4 4 दूनी 8 आएगा, 2 पे पावर 3 आएगा। देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड, 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पे पावर 3 आ रहा है। 9 का अभाज्य गुणनखंड सर जी 3 पे पावर 2 आएगा, 3 3 9। 25 का सर जी 5 पे पावर 2 आएगा, आएगा ना। हमें क्या निकालना है सर जी, क्वेश्चन नंबर 3 है यह, है ना। हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम। एचसीएफ होता क्या है भैया, एचसीएफ होता क्या है? जो तीनों में हो, जो तीनों में हो। भैया 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। 5 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। 5 यहाँ पे नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में हो। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा जरा बताइए, 1 हो जाएगा। सर यहाँ पे हमारे गुरुजी ने 1 लिख दिया तो वो गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। एक अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो आप कैसे इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना, गलत तरीका है। अब एलसीएम के लिए इसमें कितनी तरह की जातियां है? सर जी इसमें 3 तरह की, तीनों गांव मिलाकर 3 तरह की जातियां, एक तो 2 है, एक तो 3 है और एक 5 है। और सबसे बड़ा घात 2 पे सबसे बड़ा घात 3 है, 3 पे सबसे बड़ा घात 2 है, 5 का सबसे बड़ा घात 2 है ना। गुना कर लीजिए, 2 4 4 दूनी 8, 3 3 9 और 50 25। गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 25 को अगर 8 के साथ गुना किया जाए तो 200 आता है सर, और गुने 9, 9 दूनी 18, 1800 जवाब आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 1800 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ अब जो है खत्म हो गया, जितना भी सीखने वाली चीज़ें तो खत्म, अब सीखने वाली कुछ नहीं बचा है। बड़ा आसान आसान बच गया है, ठीक है ना, बहुत आसान आसान चीज़ें बच गई है। देखिएगा लिखा हुआ है 2 संख्या है, यह 306 और 657। इन दोनों संख्याओं का अगर आप एचसीएफ निकालिएगा ना तो 9 आएगा। इन एचसीएफ पहले ही से निकाल कर दिया है, निकालने की जरूरत नहीं है। और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, इसी दोनों संख्याओं का अगर एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सर जी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल देंगे। एचसीएफ निकाल, एलसीएम की बात है तो एलसीएम तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। और या एक बचपन में हम लोगों ने जो तरीका देखा था, बचपन वाला तरीका, तीसरी चौथी क्लास में जो लॉसा निकालने का तरीका देखा था, उस मेथड से निकाल देंगे। लेकिन वैसे नहीं करना है। अगर आपको 2 संख्या का एचसीएफ पता है तो आप एलसीएम बिना उतना दिमाग लगाए बना सकते हैं, बिना अभाज्य गुणनखंड विधि के बना सकते हैं। वो कैसे? देखिए आपको एक नियम पता है कि नहीं, कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एचसीएफ, उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और गुणे उन दोनों संख्याओं के एलसीएम के बराबर। यह बात आपको पता है? 2 संख्या कौन कौन सी है यहाँ पे? 306 गुने 6500। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आया है? सर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ तो दिया हुआ है 9। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम पता है क्या? नहीं पता है। ओ माय गॉड, नहीं पता है। देखिएगा एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? सर यहाँ पे या का चिन्ह देना ना भूल जाइएगा। मच्छर भाग जाओ भैया, भाग जाओ तुम। हाँ अरे भैया, हाँ देखिएगा सर एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम देखिएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 657 या 9 इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यही क्या होगा? एलसीएम के बराबर होगा। भाग लगाइए सर, 9 9 कितना हो जाएगा? 27, 28, 29, 9 चौके 36, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आ गया सर? एलसीएम जो है हमारा आ गया, इसको इसके साथ गुना करने पर 34 को 657 के साथ गुना करने पर जो आएगा वही क्या होगा मेरे भाई? वही क्या होगा? एलसीएम होगा। 657 को 34 के साथ गुना कीजिए। 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 5 चौके 20 2, 22 का 2 हासिल 2, 6 चौके 24 25 26, 7 21 का 1 हासिल 2, और 5 3 15, 16 17 का 7 हासिल 1, 6 3 18 1 19, 8 2 1 3, 6 दूनी 12 1 13, 9 10 2 12 का 2 हासिल 1 1 1 2। यही तो हमारा आ रहा है 22,338। यही होगा क्या जरा बताइएगा? 22,338 क्या यही जवाब होगा? बोलिए जरा कि सर जी 22,338 यही राइट आंसर है। यही क्या है? सही आंसर है। बना लेंगे ना आप लोग इस तरह से। यह एक ऑब्जेक्टिव में तो सवाल 100% फिक्स है, 100% फिक्स है, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, बिहार यूपी झारखंड राजस्थान किसी भी बोर्ड में हो, एक ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव तो यहां से फिक्स है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह कभी कभी एलसीएम दिया रहता है, एचसीएफ पूछा जाता है।
कभी कभी एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया रहता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा जाता है, तो आप बना सकते हैं इसी तरह के तरीके से। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे पावर n 0 पर समाप्त होगा। बड़ा ही कंफ्यूजन का मामला रहता है बहुत सारे बच्चों के लिए, कि बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है सर, लेकिन नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। देखिए, अगर हम आपसे बोले कि आप बताइए 50 पे पावर 1 कितना होगा, आप कहेंगे 50 होगा। अगर हम आपसे बोले कि सर जी यहाँ पे देखिए 50 पे पावर 2 कितना होगा, तो आप कहेंगे 50 25, यहाँ 2500 होगा। अगर हम बोले कि 50 पे पावर 3 कितना होगा, तो आप कहेंगे 50 25 25 25 125 इतना होगा सर। सर यहाँ पे अगर हम बोले 50 पे पावर n कितना होगा, सर जी एक बात बताए, चाहे जो भी आ जाए लास्ट वाला अंक जो है 0 जरूर हो रहा है ना। 50 पे पावर n के जगह पे 5 9 6 कितना भी रख ले, लास्ट वाला अंक हम लोग क्या देख रहे हैं, 0 जरूर आ रहा है ना। अच्छा, उसी तरीके से आइए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। 6 पे पावर 1 करिए, 6 पे पावर 1 कितना होगा सर, 6 होगा। 6 पे पावर 2 कीजिए, 6 36 होगा। 6 पे पावर 3 कीजिए, कितना होगा सर, 6 36, और 36 छक्के कितना होता है, 6 36 36 18 19 20 21। क्या लास्ट में हम लोग देखिए 6 पे पावर 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, कुछ भी रख लीजिए, 6 पे पावर n 5 7 9 10 कुछ भी n के जगह पे रख लीजिए, कभी भी अंतिम अंक 0 नहीं आएगा। इकाई का अंक जो है कभी भी 0 नहीं आने वाला है, समझे। सर जी कैसे जानेंगे कि किसी संख्या के पावर में कोई संख्या आ जाए, किसी भी संख्या के पावर में क्या रखा जाए तो 0 आएगा। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन तो यह है, किसी भी संख्या के ऊपर पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी रखने पर इकाई का अंक 0 तभी आएगा जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए। देखिएगा, जैसे 6 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 2 3 6, क्या आ रहा है 6 के अभाज्य गुणनखंड में गुरुजी 2 और 3 आ रहा है। क्या यहाँ पे 2 के अलावा 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमने क्या बोला, किसी भी संख्या का पावर किसी भी संख्या पे पावर कुछ भी लिया जाए, वह संख्या का इकाई अंक 0 तभी होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। लेकिन यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अब वही देखिए 50 का करके देखिए, 50 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 25 दूनी 50 50 25, देख रहे हैं ना। 50 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, 2 भी आया और 5 भी आया, तो 2 और 5 दोनों आना अनिवार्य है। तो आइए इसी बात को यहाँ पे लिखते हैं, तभी जाकर के 0 पर समाप्त होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आ रहा है, 3 5 नहीं आ रहा है, समझे। तो 8 पे पावर चाहे कितना भी ले ले, इकाई का अंक 0 नहीं आ सकता है। आइए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, कोई भी संख्या, यहाँ पे देखिएगा 6 का अभाज्य गुणनखंड, इसको लिखने का तरीका से देखिए, इसको लिखने का तरीका क्या है, 6 का अभाज्य गुणनखंड किया है तो 2 गुने 3 आया है ना। बस लिखना सीख लीजिए। देखिएगा 6 का अभाज्य 6 पे पावर है, 6 का अभाज्य 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 2 और 3 है ना। और एक बात और जानते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय तरीका से निकाला जाता है। इसका अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 के अलावा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसी बात को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, हम जानते हैं कि 6 का कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है, कोई अन्य अभाज्य, ऐसा तो नहीं कहीं दूसरे तरीका से अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें 2 और 5 दोनों आ जाए, तो यह संभव है क्या। 6 का अभाज्य गुणनखंड एक ही तरह से निकलबे करता है, 2 और 3 ही होगा, है ना। तो 6 का कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। लेकिन हम जानते हैं, लेकिन कोई भी संख्या, यहां पे लिखेंगे कोई भी संख्या का पावर, कोई भी संख्या का घात, कोई भी संख्या या घात वाली कोई भी संख्या
घात या घात वाली कोई भी संख्या जीरो पर, शून्य पर, है ना, शून्य मतलब जीरो, शून्य पर तभी समाप्त होगा, तभी समाप्त हो सकता है या होगा, तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 एक साथ हो, ये नहीं सिर्फ 2 आ जाए सिर्फ 5 हो जाए, नहीं, साथ हो। अतः 6 पे पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः सबको मिटा दे क्या, हाँ मिटा भी सकते हैं, अगर आपको समझना है, अगर लिखना है तो आप साइड में लिख लीजिएगा, नहीं तो कहिएगा यह भी सॉल्यूशन ही है क्या, नहीं बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है। अतः 6 पे पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, है ना। यही सवाल 4 पे पावर n वाला भी हो सकता है ना। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 आएगा। समझ में आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, कि सर जी इसमें भी तो 2 है सिर्फ 5 नहीं है। तो सेम बात अगर 4 पे पावर n भी लिखा रहे तो सेम बात लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है गुरुजी, एकदम ललन टॉप तरीके से गुरुजी समझ में आ रहा है हमें। आइए आगे बढ़ते, अगला सवाल सबसे आखिरी सवाल है शायद, नहीं एक और है ना। अब बोला गया कि व्याख्या कीजिए कि यह जो संख्या दिया गया है, 2 संख्याएं हैं, है ना, क्या यह 5 से क्या यह भाज्य संख्या है। सर जी एक बात बताए, गुना करके देखेंगे ना तो पता चलेगा। सर जी तो बोर्ड में जैसा सवाल है, इसको करके देखेंगे तब ना पता चलेगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1 नंबर में जो सवाल लिखा गया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ये बताइए। एक तो तरीका यह है कि सबको गुना करे फिर चेक करे कि भाज्य है कि नहीं है। कुछ लोग हम देखते हैं, कुछ टीचर लोग ऐसे भी बताते हैं, एकदम गलत तरीका है। ये बताइए यह सब गुना के रूप में है, आपको ऐसा सिखाया गया कि नहीं 2x प्लस अगर मान गया 4 लिखा हुआ है तो इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है सर, 2 कॉमन हो सकता है, 2 एकम 2 यहाँ पे, और 1x प्लस 2 दूनी 4, जैसे मान गया यहाँ पे 6 रहता है ना, तो सर जी कॉमन लेते कितना 2 कॉमन हो जाता, 2 तिहाई 6x और प्लस 2 दूनी 4। क्या यह भी तो यहाँ पे गुना के रूप में है और यह जोड़ है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं होने वाला है? होने वाला तो है सर, 13 कॉमन होने वाला है। 13 कॉमन ले लीजिए सर, 13 कॉमन ले लेंगे तो 7 गुने 11 बच जाएगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग करना, और 13 में 13 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। ओह माय गॉड, इसका मतलब तो ये संख्या 13 से भाग है। अगर अब इसमें 13 से भाग लगाए तो 13 से भाग है। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को यह सवाल कंफ्यूज करता है, लेकिन बड़ा आसान सवाल है ना। देखिएगा, लिखेंगे दिए गए संख्या के, दिए गए संख्या में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 है ना। दिए गए संख्या में एक उभय, या ऐसे लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं, दिया गया संख्या या दिया गया संख्या 2 संख्याओं का गुणनफल है ना। दिया गया संख्या 2 संख्याओं का गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या दिए गए संख्या में 13 उभयनिष्ठ है। दिए गए संख्या में 13 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में, मतलब गुना कॉमन है, दोनों जोड़ के रूप में दिया गया, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अर्थात यह संख्या 13 से भाज्य है। समझ में आया। सेम चीज वहां पे भी है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए सेम बात ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। देखिएगा यहां से लेकर यहां तक गुना के रूप में है, यहां जोड़ है, फिर 5 है। क्या इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है? आप कहेंगे हाँ सर कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन हो सकता है गुरुजी? 5 कॉमन हो सकता है। देखिए यहां से अगर 5 कॉमन ले ले तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और 5 में 5 से भाग करेंगे फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा।
मतलब यह जो संख्या दिया हुआ है, यह इस संख्या में इतना तो क्लियर हो गया, यह जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या में इतना तो क्लियर है कि 5 से भाग लगने वाला है। वो कैसे सर? देखिए ना, 5 से भाग नहीं लग सकता है क्या? बोलो ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5x लिखा हुआ है, इसमें 5 से भाग नहीं लग सकता? लग तो सकता है। सेम बात हो गया, है ना? सेम बात यहाँ पे भी लिख लीजिएगा कि दिया गया संख्या, दिए गए संख्या, दिए गए संख्या, दिया गया संख्या, दिया गया संख्या, संख्या 5 से भाज है, 5 से भाज है, भाज है। हो गया, यही तो पूछा गया था। बताइए, व्याख्या कीजिए कि भाज संख्या क्यों है, क्यों भाज है? क्योंकि 5 क्या है, उभयनिष्ठ है। यही बात चाहे तो और भी लिख सकते हैं यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? बोलिए। सबसे आखिरी का सवाल, सबसे आखिरी लास्ट का सवाल लिखा हुआ है, किसी खेल के वप मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। जैसे मान के कोई खेल का मैदान है ना, यह वाला, और इसमें एक रास्ता बना हुआ है दौड़ने के लिए, सवेरे के सवेरे जॉगिंग के लिए, है ना। अब इसमें दो, एक लड़का और एक लड़की क्या करता है, दौड़ना शुरू करता है ना। एक सोनिया नाम की लड़की है, 18 मिनट लगाती है। मान के सोनिया को यहाँ पे खड़ा करा दिया गया, सोनिया को 18 मिनट में एक चक्कर मार जाती है। कितना? 18 मिनट में, ठीक है ना। और उसके बाद रवि जो है, रवि को भी यहीं पे खड़ा करा दिया गया। 18 मिनट, सोनिया कितने मिनट में एक चक्कर मार रही है? 18 मिनट में। रवि कितने मिनट में एक चक्कर मार रहा है? 12 मिनट में। मतलब रवि थोड़ा फास्ट दौड़ रहा है। रवि क्या कर रहा है? फास्ट दौड़ रहा है। अच्छा, एक साथ दोनों को दौड़ा दिया गया, तो पहले सोनिया पहुंचेगी या रवि? पहले सोनिया पहुंचेगी या रवि? आप कहेंगे गुरुजी चूंकि सोनिया थोड़ा स्लो दौड़ रही है, 18 मिनट टाइम ले रही है, और रवि फास्ट दौड़ रहा है, तो इसका मतलब अगर सोनिया कहीं यहाँ पे होगी तब तक रवि यहाँ पे पहुंच चुका होगा। मान के सोनिया यहाँ पे, यहाँ से दौड़ना शुरू की, ऐसे सोनिया यहाँ पे होगी, रवि यहाँ तक पहुंच गया होगा, मतलब रवि यहाँ पे सबसे पहले पहुंच जाएगा एक चक्कर में। लेकिन अब बोला गया रवि और सोनिका, रवि को बोला गया, देखो रवि तुमको तब तक दौड़ते रहना है। सोनिया के साथ, जैसे अब तुमको यहाँ पर रुक नहीं जाना है, तुमको तब तक दौड़ते रहना है जब तक सोनिया और तुम दोनों एक साथ यहाँ पे नहीं पहुंच जाओ। मतलब ऐसे, एक जैसे यहाँ पे रवि आ गया, पहुंच गया, अब देख रहा है कि रवि की सोनिया तो अभी यहीं पे पहुंची है, फिर वह दौड़ते और आगे दौड़ने लगा, तब अब फिर जैसे रवि यहाँ गया तब तक सोनिया यहाँ पे आ जाएगी, है ना, आ जाएगी। लेकिन तब तक रवि और सोनिया को दौड़ते रहना है जब तक दोनों एक साथ यहाँ पे ना आ जाए। समझे? तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 18 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका सर? 18 का और 12 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। किसका सर जी? एलसीएम निकालना पड़ेगा 18 और 12 का। निकालिए सर। 18 का भाज गुणनखंड 2 नामा 18 3 3 9। देखिए, अच्छे से समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन देखने आए ना, हमें कुछ लोगों ने बोला कि सर ना सिर्फ बच्चे कैलकुलेशन देखने आते हैं, आप भी ना जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिएगा। लेकिन पता, हम बोले कि हम पढ़ा देंगे, हम बोले कि हम पढ़ा देंगे, जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे बच्चों को, अगर कैलकुलेशन ही देखना है तो। लेकिन हमसे नहीं होता, ऐसा काम हम कर ही नहीं सकते जिसमें हमारे बच्चों को समझ ना आए मैथ, है ना। इसलिए हम प्यार से समझा रहे हैं। देखिएगा, 12 का भाग गुणनखंड किया जाए, 2 छक 12 2 3 6, तो जी 2 पे पावर 2 हो जाएगा, 3 पे पावर 1 हो जाएगा, है ना। एलसीएम कितना आ गया सर? एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया कितना सर जी? जो कितनी तरह की जातियां है सर जी? यहाँ पे एक 2 जाति दिखाई दे रहा है, एक 3 जाति दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है। सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है। एलसीएम तो एलसीएम में तो यही करते हैं सर जी, 2 दूनी 4 3 3 9 9 चौके 36 36। समझ में आया? इसका मतलब 36 मिनट में रवि का कितना चक्कर मारेगा सर जी? 36 मिनट में देखा जाए तो रवि जो है 12 12 36, और रवि जो है 3 चक्कर मारेगा। रवि कितने चक्कर मारेगा? 3 चक्कर। समझ में आया? और 36 मिनट में सोनिका कितना मारेगी? सोनिया, आप कहेंगे सर जी 36 मिनट में 18 दूना 36, 2 चक्कर, 2 चक्कर। आप सोच कर देखिए ना, 3 चक्कर मारेगा 36 मिनट में। 36 मिनट तक रवि दौड़ते रहेगा। एक चक्कर दौड़ेगा 12 मिनट, फिर 2 चक्कर 24 मिनट, फिर 3 चक्कर 36 मिनट, पहुंच जाएगा। और ठीक 36 मिनट में ही सोनिया कितना चक्कर मारेगी सर जी? एक चक्कर 18 मिनट, दूसरा चक्कर 18 मिनट, दोनों 36वें मिनट पे दोनों एक साथ यहाँ पे पहुंचेगा कि नहीं? यह होता है पढ़ने का तरीका। और पढ़िए ऐसा कि किसी को पढ़ा दीजिए, यह बात तो हम बार बार आपको बोलते हैं। तो हमें उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे 36 मिनट, यहाँ पे लिख देंगे 36 मिनट आंसर। समझ में आया? हमें उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चे आपको यह क्लास जो है ना, आपको यह जो क्लास है बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार लगा होगा।
मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नावली के साथ, प्रश्नावली 1.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय। और कमेंट करके बता के जाइएगा कैसा लगा क्लास।